स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करने से पहले प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नील दर्पण एक प्ले है जिसको कि बंगाली के अंदर लिखा गया था और आप देखिए कि इंडिगो फार्मर्स का जो मूवमेंट है उसको डेडिकेटेड किया गया था इस प्ले को। तो इस प्ले का जो इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन है वो किसके द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बंगाली के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस करें तो आप देखिए कि नील दर्पण प्ले को जो बंगाली के अंदर जिनके द्वारा लिखा गया था उनका नाम है दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा के द्वारा इसको बंगाली के अंदर लिखा गया। 1859 के समय में आप देखिए कि इंडिगो जो फार्मर्स है उनके द्वारा एक मूवमेंट है उसको कैरी आउट किया गया था वेस्ट बंगाल का जो नाडिया डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो उसी नाडिया डिस्ट्रिक्ट का जो मूवमेंट है उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल है वो प्ले किया गया था नील दर्पण जो प्ले है उसके द्वारा कि इंडिगो फार्मर्स का जो मोरल बूस्ट है उसके रिगार्डिंग में। स्टूडेंट्स अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो आप देखिए कि इनका जो राइटिंग है वो आनंद मठ आपको देखने के लिए मिलता है। हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम उनका उसके रिगार्डिंग में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन है आपको देखने के लिए मिलेगा। एम के गांधी के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 1915 के समय में आप देखिए कि अफ्रीका से इंडिया के लिए रिटर्न करते हैं एम के गांधी और उसी के बाद में उनका जो मेजर राइटिंग्स हैं मेजर मूवमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। इंडिगो फार्मर्स का जो मूवमेंट है 1859 के समय में है जस्ट आफ्टर द 1857 जो रिवोल्ट है उसके बाद में। तो आप देखिए इसका जो राइट आंसर है वो यही है, माइकल मधुसूदन जो दत्ता हैं उनके द्वारा इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया गया था। नील दर्पण जो प्ले है जो बंगाली के अंदर किसके द्वारा लिखा गया, दीनबंधु मित्रा के द्वारा। इंडिगो फार्मर्स के मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो इंडिगो जो प्लांटेशन है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था कि उनको ये यहाँ पे इंडिगो का जो प्लांटेशन है उसको नहीं कैरी आउट करना है क्योंकि उसके रिगार्डिंग में जो प्रॉफिट है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। और आप देखिए कि हमारा जो एजुकेटेड इंटेलिजेंस या उस समय जो हुआ करता था, जो एजुकेटेड क्लास जो हुआ करती थी, उनके द्वारा इंडिगो फार्मर्स का जो रिलीफ है उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया, चाहे लीगल केसेज हैं उसके रिगार्डिंग में जो सपोर्ट है उस समय में जो एजुकेटेड मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया है उनके द्वारा सपोर्ट इसको प्रोवाइड किया गया था। नील दर्पण प्ले का भी जो इंपॉर्टेंट रोल है इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया, माइकल मधुसूदन दत्ता के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स हमारे जो पीएम सर हैं G7 का मीटिंग के लिए आप देखिए इटली के वहाँ पे विजिट किए हैं। वहाँ पे इंडियन जो इलेक्शन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा डिस्कस किया गया कि इंडिया का जो इलेक्शन रिजल्ट है बेसिकली जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है या डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है वर्ल्ड के अंदर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं कंट्रीज है जिनके द्वारा डेमोक्रेसी है उसको अडोप्ट किया गया है तो उसका बेसिकली विक्ट्री है उसके रूप से इंडिया का इलेक्शन रिजल्ट है उसको इनके द्वारा बताया गया। स्टूडेंट्स अगर हम G7 की रिगार्डिंग में डिस्कस करें तो आप देखिए कि 1975 के समय में आपको फर्स्ट मीटिंग है G7 का देखने के लिए मिलेगा। रसिया को भी इसके अंदर ऐड किया गया था G8 जब ये क्रिएट हुआ। फिर बाद में आप देखिए कि 2014 के समय में रसिया के द्वारा क्रीमिया है उसको अनेक्स कर लिया गया जो कि आपको ब्लैक सी के अंदर देखने के लिए मिलता है और उसके ईस्टर्न पार्ट के अंदर में आपको जो सी ऑफ अजोव है वो सिचुएटेड है। ये क्रीमिया है, सपोज कीजिए यहाँ पे जो ब्लैक सी है वो सिचुएटेड है, यहाँ पे सी ऑफ अजोव सिचुएटेड है। और आप देखिए कि ब्लैक सी और सी ऑफ अजोव को जो कनेक्ट करने वाली स्ट्रेट है उसका क्या नाम है स्टूडेंट्स, कर्च स्ट्रेट। कर्च स्ट्रेट को जानते हैं, इसको भी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। तो भी रसिया को उसके बाद में आप देखिए कि यहाँ G7 से निकाल दिया जाता है, G8 से निकाल दिया जाता है, उसके बाद में G7 फिर से बनता है। जो डेवलपिंग इकोनॉमी जो उनका ये ग्रुप है इंडिया को एज ए नॉन मेंबर के रूप से, गेस्ट मेंबर के रूप से इनवाइट किया जाता है। मैक्सिमम जो समिट्स हैं रिसेंट ईयर्स के अंदर में वहाँ पे इंडिया को आज आप देखिए कि एक गेस्ट मेंबर के रूप से इनवाइट किया गया है G7 के जो होस्ट कंट्रीज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा जो ट्रेड है उसके पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ, एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ उसके बारे में डिस्कस किया गया। बट आप देखिए कि इंपोर्ट भी इंक्रीज हुआ है, इसकी वजह से आपको जो ट्रेड का जो डेफिसिट है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसके कुछ डाटा है उनको डिस्कस किया गया है। ये कंप्लीटली आप देखिए कि परमानेंट डाटाज नहीं है, ये मंथली बेसिस पे जो चेंजेस के समय में बताए जाते हैं रिपोर्ट्स के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि कुवैत के अंदर में जो फायर का इंसिडेंट हुआ था, इंडियन वर्कर्स वहाँ पे काम किया करते थे, उनका जो डेथ हुआ था, उनका जो बॉडीज है, उनके जो मोर्टल रिमेन्स है उनको वापस से लाया गया है स्टूडेंट्स।
आपको कुवैत का जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। कुवैत के द्वारा एरिया किससे शेयर किया जाता है? इराक से एरिया शेयर किया जाएगा। देखिए कि ईरान के साथ में जो मैरीटाइम का एरिया है वो शेयर किया जाता है, टेरिटोरियल एरिया नहीं शेयर किया जाता। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया सिचुएटेड है। कहाँ पे ये सिचुएटेड है? बेसिकली कुवैत के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो पर्शियन गल्फ का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। क्या ईरान भी पर्शियन गल्फ के अंदर सिचुएटेड है? स्टूडेंट्स ईरान पर्शियन गल्फ के अंदर भी है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट आपको यहाँ पे जो गल्फ ऑफ ओमान है उसके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए ईरान के अंदर हमारा एक पोर्ट है, पोर्ट का नाम क्या है? चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट हमने 10 ईयर का एग्रीमेंट फिर से साइन किया गया है वहाँ पे। जो चाबहार पोर्ट है क्या वो पर्शियन गल्फ में सिचुएटेड है? स्टूडेंट्स वो पर्शियन गल्फ के अंदर नहीं सिचुएटेड है, वो सिचुएटेड है किसके अंदर में? गल्फ ऑफ ओमान के अंदर में। और पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करने वाली जो स्ट्रेट है उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जहाँ पे काफ़ी बार आपको जो कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी सारे सी वेसल्स के ऊपर जो अटैक है, ईरान के जो अपोजिट कंट्रीज है या ईरान के अगेंस्ट जो कंट्रीज है उनका आपको काफ़ी बार इस तरीके के मूवमेंट्स है वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स फरलोक के बारे में है। आप देखिए कि यूपीएससी के द्वारा 2022 के समय ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था बेल एंड फरलोक के बारे में, पेरोल एंड फरलोक के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट्स यूपीएससी के द्वारा जो बेसिक टर्म्स जो न्यूज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाएगा। बेल एंड फरलोक का क्या डिफरेंस है? क्या बेल के अंदर में टेम्परेरी बेसिस पे रिलीज होता है तो फरलोक के अंदर भी आपको टेम्परेरी बेसिस पे रिलीज देखने के लिए मिलता है, बट उनका डिफरेंस क्या है ये आपको जरूर से पता होना चाहिए दोनों के बारे में। आप देखिए कि एक पर्सन है जिनके द्वारा यहाँ पे उनको कुछ केस के अंदर ये कन्विक्टेड भी हैं, इनके द्वारा फरलोक के लिए अप्लाई किया गया। बेसिकली इनको रिलीज किया गया था, इससे पहले भी काफ़ी बार पॉलिटिकल पार्टीज से लिटिल बिट रिलेशन होने की वजह से। और आप देखिए कि जो प्रिजन है वो आपको क्या देखने के लिए मिलता है? प्रिजन किसका सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स? स्टेट लिस्ट के अंदर में है, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको डिसाइड किया जाएगा। स्टूडेंट्स स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पे जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनका कुछ गुड रूल बुक भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर उनके द्वारा प्रिजन सेल के अंदर में अच्छे से जो गुड वर्क है उसको कैरी आउट किया गया है, कोई भी उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं है, तो उनको रिलीज किया जाता है। टाइम से पहले समय समय पे कुछ रिलैक्सेशन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप देखिए कि उनका जो इस तरीके से इनको समय समय पे रिलीज किया गया। तो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है, उनके द्वारा कहा गया था कि जब नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ पे इनको फरलोग या बेल अगर प्रोवाइड करना होगा तो आप हाई कोर्ट के अंदर में इनके द्वारा अपील किया जाएगा, हाई कोर्ट के द्वारा इसको कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने अपील किया है कि इनको फर्दर जो फरलोग है वो उसका रिक्वायरमेंट है 21 डेज का, हाई कोर्ट के द्वारा इसको अब कंसीडर किया जाता है या नहीं किया जाता, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कर्नाटका के फॉर्मर सीएम हैं उनके पर्सपेक्टिव से है। कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि एजेंसीज जिस तरीके से वर्क कर रही हैं दैट रेजिंग द क्वेश्चन ऑफ सम काइंड ऑफ सस्पिशियस थिंग्स, या उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो रेज किए गए हैं। इनका जो अरेस्ट है उसको रोक दिया गया है। पॉक्सको का जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस का जो एक्ट है उसके अगेंस्ट में इनके अगेंस्ट में कोई केस हुआ था, उसी के रिगार्डिंग में इनका जो अरेस्ट या डिटेंशन है उसको रोका गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा। आप देखिए कि पॉक्सो के अंदर में चिल्ड्रन किसको माना गया है? 18 ईयर से जो कम एज का जो बच्चा है, 18 ईयर से जो कम का है उसको सभी को चिल्ड्रन काउंट किया गया है। हमारे यहाँ पे आपको एक यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट जो लॉ हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, चिल्ड्रन पॉलिसी है, तो आप देखिए कि उनके अंदर जो चिल्ड्रन है डिफरेंट पर्सन्स को माना गया है। अगर हम बात करें हमारा जो फंडामेंटल राइट है डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अलावा देखिए कि फंडामेंटल ड्यूटी है जिसमें हम एजुकेशन के बारे में रीड करते हैं। तो आप देखिए कि फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 21 है, यहाँ पे आपको आर्टिकल 45 देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि डीपीएसपी के अंदर भी जो 51A के अंदर में एक ड्यूटी है उसको मेंशन किया गया है। यहाँ पे भी आपको तीनों के अंदर जो सिमिलर एज है वो नहीं देखने के लिए मिलेगी। जो सिमिलर एज है वो नहीं है, कुछ जगह 6 to 14 है और कुछ जगह 0 to 6 है। तो आप देखिए कि चिल्ड्रन का एक परमानेंट जो एज का जो क्राइटेरिया है अलग अलग कानून के अंदर में, अलग अलग लॉज के अंदर में उसको डिफरेंट बताया गया है। नेक्स्ट इंडियन फेडरलिज्म के बारे में है। क्या स्टूडेंट्स इंडियन फेडरलिज्म का रिवाइवल होगा जिस तरीके से जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आया है?
क्या टू मच जो सेंट्रिसिज्म है उसको कंट्रोल किया जाएगा इस रिजल्ट के द्वारा, उसी के पर्सपेक्टिव से डिस्कशन है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग में आप देखिए कि ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इसी तरीके से एडिटोरियल था जिसके अंदर में इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। अगर हम लास्ट ईयर के अंदर में या लास्ट कुछ रिसेंट ईयर्स के अंदर में कुछ कन्फ्लिक्ट्स के बारे में डिस्कस करें, सेंटर स्टेट का कुछ कन्फ्लिक्ट है जो आपको देखने के लिए मिला हो, आप देखिए एक तो जीएसटी के रिगार्डिंग में आपको कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। जीएसटी के रिगार्डिंग में जीएसटी का जो मनी है उसको डिवोल्व करने के रिगार्डिंग में कुछ यहाँ पे आप देखिए कि उनके ऊपर जो नेट बोरोइंग का जो सीलिंग है वो लगा दिया गया था, जिसके अंदर केरल स्टेट भी है, जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था। जीएसटी के अलावा स्टूडेंट्स फाइनेंस कमीशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा आप देखिए कि डिजास्टर रिलीफ फंड है उसको रिलीज के पर्सपेक्टिव से काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया था, वो उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पार्ट है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस ये किया गया है कि अलायंस का गवर्नमेंट है, रीजनल पार्टीज यहाँ पे पावर के अंदर में है, उनका भी आप देखिए कि कुछ परसेंटेज है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के रिगार्डिंग में। तो गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से रीजनल पार्टीज का एक रोल है। तो इसकी वजह से इंडिया का जो फेडरलिज्म है उसका री इमेजिंग या रिवाइवल के फेज के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में या कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है, ये जो टर्म्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया। पर प्रेजेंट समय में ये जो कन्फ्लिक्ट सामने आई सेंटर स्टेट्स के, तो इन सभी को रिजोल्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल है इस मैंडेट का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर रीजनल पार्टीज है या रीजनल पार्टीज के द्वारा जिन स्टेट्स को गवर्न किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिले। नेक्स्ट अगर हम बात करें लॉ मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आप देखिए कि साइमल्टेनियस इलेक्शन से उनको कंडक्ट करवाना है। हमारे जनरल इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है वो साथ साथ कंडक्ट हों, तो उसी के रिगार्डिंग में एक पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद साहब हैं, उनका लीडरशिप के अंदर में आप देखिए कि इनका जो पैनल है उनका जो रिपोर्ट है उसको जल्द ही लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा रिपोर्ट को प्लेस किया जाए पार्लियामेंट के वहाँ पे, और किस तरीके से हमें जो साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको कैरी करना है उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस अगर कंडक्ट होंगे तो आप देखिए कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में आपको जो टाइम पे यहाँ पे उनका डिजोल है या प्रॉपर मैंडेट किसी को नहीं मिला है, तो उसका एक टाइम पीरियड जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शन एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे स्टेट्स के अंदर में। कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, सपोज कीजिए कोई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे स्टेट के अंदर में, इसके जो सरपंच जो बने हैं या हेड जो बने हैं इनका डेथ होता है या किसी रीजन से नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, नए पर्सन को इलेक्ट होना पड़ा, किसी भी रीजन से दोबारा से इलेक्शन होते हैं, तो उनको जो समय मिलेगा ना सभी का, आप देखिए अगर 4 साल का समय जा चुका है तो इनको 1 ईयर का जो समय है वो यहाँ पे मिलेगा। इनका जो टेन्योर 1 ईयर का ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसी तरीके का प्रोसेस के बारे में डिस्कशन हमने ऑलरेडी भी काफ़ी बार किया है। प्रेरणा स्थल के बारे में है हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका रोल है इस नेशन का फाउंडेशन के अंदर में, नेशन का बिल्डिंग के रिगार्डिंग में, उनके जो स्टैच्यूज हैं उनके रिगार्डिंग में एक प्रेरणा स्थल है जो पार्लियामेंट के वहाँ पे है, जिसका इनॉग्रेशन कल देखने के लिए मिलेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट जो फॉर्मर हमारे प्रेसिडेंट हैं उनकी रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक यहाँ पे न्यूज़ को मेंशन किया गया है। ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इनके रिगार्डिंग में एक जो हमारे यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके पर्सपेक्टिव से एक स्टूडेंट के द्वारा आरटीआई है वो फाइल किया गया। क्या फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी जो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है, बिल है, क्या उसको वापस से रेफर किया गया था रिकंसिडरेशन के रिगार्डिंग में? ये इनके द्वारा आरटीआई फाइल किया गया था। आप देखिए आरटीआई इन जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट है उनके द्वारा कोई रिप्लाई है उनको नहीं दिया गया, कोई रिप्लाई उनको नहीं दिया गया, तो उनके द्वारा अपील किया गया। अपील का जो उनके पास में पावर है, तो फर्स्ट अपील के अंदर भी उनको जो करेक्ट आंसर है वो नहीं मिला, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो उनके द्वारा फिर से अपील किया गया है जो CIC हैं, चीफ जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनको कि आपको यहाँ पे क्या जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है या कंप्लीट नहीं है इसके रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि उनको जो इस तरीके का जवाब है आरटीआई के थ्रू नहीं दिया गया है, जिसका इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट के पास में नहीं है। क्या हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट के द्वारा किसी बिल को वापस से रिकंसिडरेशन के लिए सेंड किया गया था या नहीं किया गया था, उसी के रिगार्डिंग में। कश्मीर के अंदर में आपको जो खीर भवानी टेम्पल है,
आप देखिए कि जो खीर भवानी टेम्पल है उसके रिगार्डिंग में जो मेला है वो देखने के लिए मिलता है। एक आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कैलेंडर्स हैं उसके अंदर ज्येष्ठ का एक महीना है, ज्येष्ठ का एक महीना आपको देखने के लिए मिलता है। ज्येष्ठ का जो महीना है उसका अष्टमी का जो दिन है, मीन्स 8 जो डे है उसके अकॉर्डिंग में, तो आप देखिएगा 8वां जो दिन है जिसको अष्टमी के नाम से जानते हैं, उसी दिन एक बेसिकली एक इम्पोर्टेंट डे है, ऑस्पिशियस डे इसको माना जाता है। कश्मीरी जो पंडित हैं उनकी रिगार्डिंग में ये जो फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। माता जो खीर भवानी टेम्पल है वहाँ पे जो मेला है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि रिसेंटली जो कश्मीर का जो डिवीजन, जो जम्मू का जो डिवीजन है, जम्मू का एरिया है, वहाँ पे कुछ अटैक्स भी देखने के लिए मिले। उसके बाद में भी अराउंड 30,000 के आसपास जो पर्सनस हैं माता खीर भवानी टेम्पल के फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट किया गया है। 90s के एरा के अंदर में आप देखिए कि जो अगेंस्ट द कश्मीरी पंडित्स हैं उनके अगेंस्ट में आपको उनके द्वारा अपना एरिया छोड़ते हुए दूसरे पार्ट्स के अंदर वो शिफ्ट हुए थे जब इंसर्जेंसी है अपने पीक के ऊपर हुआ करते थे। और आप देखिए कि हमारा 1947 के समय इंडिपेंडेंस है, बट 1990 इतना दिन इंडिपेंडेंस के इतने दिन बाद में भी इस तरीके का जो इंसिडेंट है वो देखने के लिए मिला एक स्टेट के अंदर में। ये काफ़ी बड़ा एक क्वेश्चन है हमारा सिक्योरिटी एजेंसीज के रिगार्डिंग में, या उस समय का जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं कि जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस का नहीं है कि हम जस्ट न्यू फेज ऑफ यहाँ पे कंट्री का फाउंडेशन के फेज के अंदर में हो। 90s के समय में इंसर्जेंसी का एक पीक देखने के लिए मिला है जिसके अंदर आप देखिए कि हमारे ही कंट्री के कुछ लोग हैं कुछ पार्ट्स के अंदर रहा करते थे जिनको कि फोर्सफुली जो माइग्रेशन है डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में कैरी आउट किया गया। कश्मीरी पंडित कम्युनिटीज़ के रिगार्डिंग में अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, आप देखिए कि उस समय में जब यहाँ पे माइग्रेशन देखने के लिए मिला तो उस समय के जो चिल्ड्रंस हैं, जो आपको प्रेजेंट समय के अंदर में काफ़ी सारा जो जर्नलिज्म का जो सेक्टर है, जर्नलिज्म के अलावा आप देखिए कि राइटिंग का जो सेक्टर है, उस समय के जो चिल्ड्रंस हैं जो उस समय में आप देखिए कि 5 ईयर 10 ईयर या जिस समय उनका बर्थ देखने के लिए मिलता है 90s के एरा के अंदर में, वो काफ़ी सारे आपको जो एजुकेशन एरियाज़ हैं, काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड्स वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे टॉप पोजीशंस के ऊपर में। उसके बिहाइंड का रीज़न ये है कि जैसे ही उनका फोर्सफुली माइग्रेशन हुआ, फोर्सफुली उनको वहाँ से निकाला गया या जो भी इंसर्जेंसी का सिचुएशन देखने के लिए मिला है, तो आप देखिए कि उसके बाद में आप देखिए कि उन जो चिल्ड्रंस हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस हार्ड वर्क किया गया। एक आपको काफ़ी फेमस पर्सन है राहुल पंडिता। राहुल पंडिता एक राइटर है, इनका एक बुक भी है, हेलो बस्तर है, ब्लड हैज़ द कोट, इस तरीके से आपको एक बुक है वो आपको देखने के मिलेगा। आवर मून हैज़ द ब्लड क्लोट, इस तरीके से इनका बुक है। तो ये सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी कुछ लिखा करते हैं। जो हमारा 14 जो फरवरी का एक अटैक है कश्मीर के अंदर में 2019 के समय में, तो उसके रिगार्डिंग में भी इन्होंने जो बुक है उसको लिखा है स्टूडेंट्स। तो ये इनका जो काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ के अंदर में राहुल पंडिता के द्वारा बताया गया है कि डेट टाइम का जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो चिल्ड्रंस हुआ करते थे उन्होंने अपना एजुकेशन के ऊपर कम्प्लीटली ध्यान दिया। और आज प्रेजेंट समय में काफ़ी सारे जो एकेडमिक सेक्टर्स हैं, जर्नलिज्म का सेक्टर है, राइटिंग्स का जो सेक्टर है, उसके अंदर में उनका जो प्रेजेंस है आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूजीलैंड और चाइना का जो कन्फ्लिक्ट यहाँ पे जो विवाद हुआ है उसके रिगार्डिंग में डायलॉग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको कि सेंटेंस किया गया वो भी एग्जाम के पर्पज़ से नहीं इम्पोर्टेंट है। और आप देखिए कि यहाँ पे कोलिशन का जो पार्टीज़ हैं जो पाकिस्तान के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है। मेनली G7 के मेंबर कंट्रीज़ है जिनका यहाँ पे बेसिक जो पर्पज़ है वो ये था कि यूक्रेन के अंदर जो पीस है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके। पुतिन के द्वारा कहा गया है कि अगर यूक्रेन के द्वारा भी अपनी ट्रूप्स को विड्रॉल किया जाएगा तो उनके द्वारा भी हो सकता है ट्रूस है उसको फॉलो किया जाए। और म्यांमार का जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ उनके द्वारा आप देखिए कि सितवे का जो एरिया है वहाँ पे भी इवैक्यूएशन के जो ऑर्डर्स हैं उनके द्वारा इश्यू किए गए हैं। सितवे इंडिया का नॉर्थ ईस्ट को पार्ट को कनेक्ट करने के लिए रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि सितवे पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कालधान जो प्रोजेक्ट है आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आज के न्यूज़पेपर के बारे में। म्यांमार का जो रखाइन स्टेट है, म्यांमार का जो अराकन माउंटेन्स का एरिया है, आप देखिए अराकन माउंटेन्स का जो एरिया है, हमारा जो मानसून है उसके भी डिफ्लेक्शन के अंदर एक रोल प्ले करता है। मानसून जो विंड्स वहाँ पे पहुँचती हैं उनको डिफ्लेक्ट किया जाता है अराकन का जो माउंटेन रेंज है उनके द्वारा। सितवे पोर्ट के थ्रू हम कनेक्टिविटी सेटअप करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिसको हमने डिस्कस किया। आप इसको रीड कीजिए स्टूडेंट्स, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए और रिवाइज ज़रूर से कीजिए। आप देखिए कि रिवाइज ही वो की है जिसके थ्रू आप बेटर समय के लिए या बार बार उसको याद रख सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।